हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक सुबह अलीशा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कॉलेज की कुछ लड़कियों को लड़कों के साथ बातें करता हुआ देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में आकर अपनी फ्रेंड तनीषा से वो बोलती है, यार आजकल के लड़कियों को शर्म लाज नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी भी अनजान लड़के को देखकर खिलखिलाकर बात करती है, जैसे न जाने कितने जन्मों से जानती हो उसे। अरे तो बात करने में कौन लाज शर्म करता है आजकल, और तुझे क्या करना है इन बातों से? यार करना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियों की कोई लिमिट्स होती है, लाज शर्म भी होती है कोई। अलीशा यार क्या फालतू की दकियानूसी बातें कर रही है। तेरी बातें सुनकर ना मुझे गली की वो पुरानी सोच रखने वाली आंटियाँ होती है ना, उनकी याद आती है। अच्छा तू अब मेरी बातों का मजाक बनाएगी? मजाक कहाँ पागल लड़की, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू पैदा भले ही 21वीं सदी में हुई हो, लेकिन सोच तेरी बाबा आदम जमाने की है। क्या कहा तूने? मैं बाबा आदम के जमाने से लगती हूँ? रुक अभी बताती हूँ। इतने में ही तनीषा हंसकर भागने लगती है और अलीशा भी उसके पीछे भागती है। वैसे तो अलीशा बहुत ही बिंदास और मॉडर्न दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके लुक से उसकी सोच का कोई मेल नहीं था। वो जितने नए जमाने की लड़की थी उतनी ही पुरानी थी उसकी सोच। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसके लिए एक बहुत बड़े और रईस घर से रिश्ता आता है, जिसके बाद उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल के सभी लोग बड़े खुले मिजाज के थे, यहाँ तक कि उसकी सास अनु भी। ऐसे ही एक दिन अलीशा सुबह सुबह उठकर अपनी सास अनु के पैर छूने लगती है और वैसे ही अनु बोलती है, अरे अलीशा बेटा, तूने तो मुझे डरा ही दिया, और तू ये मेरे पैर क्यों पड़ रही है? बेटी खड़ी हो जा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है सासू माँ, आप मेरी सास है, आपके पैर तो छूने ही पड़ेंगे। अरे हाँ मैं तेरी सास ही हूँ, लेकिन तू मुझे अपनी माँ ही समझ, और ये सब ढकोसले करने से क्या होना है। मेरी ब्लेसिंग तो हमेशा तेरे साथ है। भला सास भी कभी माँ की जगह ले सकती है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब क्या खाक होगा? क्या हुआ, और कुछ कहना है? हाँ वो मैं कह रही थी कि मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया है, आप कर लीजिए। तुमसे किसने कहा नाश्ता बनाने को? अरे घर में सर्वेंट है बेटा इन सब कामों के लिए, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जाओ और अपना काम करो। उसकी ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से बोलती है, आखिर ये कैसा घर है जहाँ पर सास बहू को पैर नहीं छूने देती? परिवार वालों के लिए इतने प्यार से नाश्ता बनाया, उन्हें पसंद नहीं आया। अब बताओ अपने फर्ज बहू निभाए तो कैसे निभाए? अलीशा की सोच अपनी सास से बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से उसे अपनी सास की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अलीशा सुनो, आज हमारी सोसाइटी की कुछ फ्रेंड्स आने वाली है हमारे घर। तुम समझ लो कि एक छोटी सी किटी पार्टी है, तो तुम भी हमारे साथ एंजॉय कर लेना। जी सासू माँ, आप कहे तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बाहर से खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। सासू माँ, आपके दोस्त हमारे घर मेहमान बनकर आएंगे, और वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि मेहमानों की खातिरदारी करना पुण्य का काम होता है। मेहमान भगवान समान होते हैं हमारे लिए, और भगवान को बाहर का बना खाना खिलाना ना 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 ना, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। अरे बेटा ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल के मेहमान पहले जैसे नहीं होते, वो तो घर के खाने की जगह बाहर का खाना ही खाना पसंद करते हैं। इतना कहकर अनु वहाँ से चली जाती है और शाम होती है। अनु की सहेलियाँ घर आती है। उन्हें इतनी उम्र में भी फैशनेबल कपड़े पहना देखकर अलीशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिसके बाद वो लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। और उन्हें इतनी जोर से हंसते और बातें करता देखकर अलीशा मन में बोलती है, मैं तो बस लड़कियों को बोला करती थी, लेकिन आजकल की तो आंटियाँ भी कम नहीं है। उम्र के हिसाब से कितना स्टाइल मार रही है ये अपने। भगवान ये सब क्या हो रहा है? कुछ देर में जब वो सब वहाँ से चली जाती हैं, तो अलीशा अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, आपकी सारी सहेलियाँ इसी स्टाइल में रहती हैं क्या हमेशा? मतलब? मेरा मतलब है कि उम्र जाने के बाद ऐसे बत्ती सी निकाल के खी 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 करना, जोर जोर से बोलना, ये सब आप लोगों को शोभा नहीं देता।
मेरी माँ तो जरा सी भी ऊंची जबान में बात नहीं किया करती थी। अलीशा, कौन कैसे कपड़े पहने, कैसे बोले, बेटा ये उसकी मर्जी है। और आज के जमाने में हर औरत खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है, तो इस बात का किसी की उम्र से क्या लेना देना। और बेटा तेरी सोच इतनी पुरानी क्यों है? क्योंकि सासू माँ, हमें अपनी उम्र के हिसाब से सजना संवरना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसे इसमें पुरानी सोच रखने वाली कौन सी बात हो गई? इसका मतलब तो तुझे मेरा यूँ हंसना खिलखिलाना भी पसंद नहीं होगा। तेरे हिसाब से तो मुझे बस भगवान के पास बैठे घंटी बजानी चाहिए। बेटा मुझे लगता है ना, तुझे अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अलीशा खुद से बोलती है, अरे ये जवाब तो सुनकर जाती, अपने आप को जवान समझती हो क्या? अरे इस उम्र में पाठ पूजा करनी चाहिए, फैशन नहीं। इतना बोलकर वो चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अलीशा के सर में थोड़ा दर्द होता है और वो आराम कर रही होती है। तभी वहाँ रोहन आकर बोलता है, अलीशा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, बस सर थोड़ा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। ओह, तो मेरी वाइफ के सर में दर्द है, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना कर लाता हूँ, जिससे तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। अरे अरे ये क्या कह रही है? मेरे होते हुए आप किचन में कैसे जा सकते हैं? पैरों से, और कैसे? आप भी ना, मतलब बीवी के होते हुए पति काम करे ये शोभा थोड़ी देता है। मैं आपसे काम करवाकर खुद को नर्क में थोड़ी पहुंचाना चाहती हूँ। अरे यार, ये कैसा जोक है, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई। और वैसे भी किचन में बस औरतें ही काम कर सकती हैं, ये सब पुरानी सोच है, समझी? मैं अभी झट से गया और फट से तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया। अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही और मुझे सच में कॉफी नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि आपको भूख लगी है, इसीलिए आपके हाथ डगमगा रहे हैं कुछ बनाने को। अरे अलीशा, मुझे कुछ नहीं खाना, सुनो तो। वो उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और उसकी ऐसी सोच पर रोहन को यकीन नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रात के समय जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी रोहन बोलता है, माँ, निक्की कहाँ है? आज उसका फास्ट है क्या, जो खाना खाने नहीं आई अभी तक? निक्की तो रोहन जी, आपकी लाडली बहना अभी तक घर नहीं आई है, तो खाना खाने कहाँ से आएगी? वो बोल ही रही होती है कि तभी निक्की घर आती है और अनु से बोलती है, लो आ गई मेरी बच्ची, कैसा रहा तेरा दिन? कुछ खास नहीं माँ, वही टीचरों के बोरिंग लेक्चर और दोस्तों के साथ फन। और क्या, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है? बैंगन का भरता। और यहाँ आओ, आराम से बैठकर खाओ। लगता है आज चलकर घर आई हो। घर आते आते 9 बज गए। हाँ, मैं तो इसी टाइम आती हूँ मोस्टली। वही तो सासू माँ, आप निकी को समझाती क्यों नहीं है? अरे अच्छे घर की लड़कियाँ इतनी देर रात तक बाहर थोड़ी ना रहती है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना चाहिए। भाभी, कौन से जमाने में जी रही हैं आप? लड़कियों पर इतनी पाबंदियाँ आज के जमाने में नहीं होती। हाँ बहू, तुझे क्या हो गया? तेरी सोच इतनी पुरानी क्यों है? उस दिन भी तूने ऐसे ही किया था, ऐसे ही बातें करी जा रही थी। हाँ अलीशा, मैंने भी देखा है, हर बात को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल ही रूढ़िवादी है। आदमियों का किचन में ना जाना और अभी लड़कियों का घर देर से आना ठीक नहीं। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की सब बराबर हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पुरानी सोच को बदलना चाहिए? हाँ बहू, परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के हिसाब से हमें अपनी सोच को बदलना भी जरूरी है, वरना तो तुझे अपने अलावा सबकी बातें गलत ही लगेंगी। अनु और रोहन अलीशा को उसकी पुरानी सोच को बदलने के लिए और चीजों को नई तरह से देखने के लिए समझाते हैं और अलीशा भी उनकी बातों को संजीदगी से लेने लगती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू करती है और फिर कभी भी अपनी सास या घर के बाकी लोग उसकी पुरानी सोच के लिए उसे ताने नहीं देते। स्वाति एक मनचली लड़की थी जिससे सब काफी परेशान थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने रूम में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी भाभी प्रीति उसके पास आती है और उससे बोलती है, मैं अपने लिए पास्ता बनाने जा रही हूँ, आपको कुछ खाना है तो बताओ, मैं आपके लिए भी बना दूंगी। एक काम करो, आप ना मेरे लिए डोसा बना देना। प्रीति किचन में जाकर स्वाति के लिए डोसा बनाकर लाती है, जिसे देखकर स्वाति अपनी भाभी से बोलती है, क्या भाभी, आप बोर नहीं होती क्या रोज रोज घर का वही फीका सा खाना खाकर? चलिए ना, आज हम बाहर चल के कुछ चटपटा सा खाते हैं। बाहर से? और मैंने घर पे जो बनाया है
ओ भाभी, कितना सोचती हो आप। अरे रखा रहने दो ये पास्ता और डोसा, माँ और भैया का फेवरेट फूड है, वो खा लेंगे। आप चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। चलती हूँ, पर पहले माँ जी को बता दूँ ताकि हम लेट आए तो माँ जी और तुम्हारे भैया मयंक खाना खा लें। प्रीति अपनी सास कल्पना को बताकर स्वाति के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। स्वाति रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड देखकर सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद में प्रीति उससे बोलती है, अगर कुछ सोच लिया हो तो ऑर्डर करें। भाभी, यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं है, और जो ढंग का है वो बहुत महंगा है। चलो यहाँ से, मेरा अब यहाँ कुछ भी खाने का मन नहीं है। ये बोलकर स्वाति अपनी भाभी को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में गोलगप्पे देखकर उसे खाने को बोलती है, जिस पर प्रीति उसे बोलती है, पर आपको तो गोलगप्पे पसंद ही नहीं है। क्या भाभी, आप कितने सवाल करती हो। मेरा मन कर रहा है बस गोलगप्पे खाने का, तो मुझे खाने ही है। स्वाति खींचकर अपनी भाभी को गोलगप्पे वाले के पास लेकर जाती है, जहाँ वो एक गोलगप्पे खाकर अपनी भाभी से बोलती है, ओहो, हम तो बेकार ही आ गए यहाँ गोलगप्पे खाने। भैया रहने दीजिए, हमें नहीं खाने गोलगप्पे। ये बोलकर स्वाति गोलगप्पे वाले को पैसे दे प्रीति के साथ घर के लिए निकल जाती है, जहाँ प्रीति उसके ड्रामे देखकर मन ही मन में बोलती है, मन चली कहीं की, इसका कुछ नहीं होने वाला। एक पल में ये खाऊंगी, दूसरे पल में यहाँ जाऊंगी, जिससे शादी होगी पता नहीं उस लड़के का क्या होगा। स्वाति अपनी भाभी के साथ में घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, बहुत भूख लग रही है, भाभी ने जो भी बनाया है ना वही दे दो। बाहर से खाकर आई, उससे भी पेट नहीं भरा क्या, जो घर में आकर भी खाना मांग रही है। अरे आपकी मन चली बेटी का मन कहाँ मानता है, जब तक वो हमें अच्छे से परेशान ना कर ले। आप सब लोग मुझे बाद में जितना सुनाना है सुना लेना, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख के मारे मर जाऊंगी मैं। दे देंगे खाने को, पर जो मिलेगा तुझे वो चुपचाप खाना होगा। बोल, मंजूर है? आई प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। भाभी, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, आप जल्दी से खाना लगा दो। ये बोलकर स्वाति फ्रेश होने के लिए चली जाती है और कल्पना दोनों के लिए खाना लगाती है। फ्रेश होकर स्वाति बाहर आती है और खाने में करेला देखकर अपनी माँ से बोलती है, करेला? मैं करेला नहीं खाऊंगी। भाभी ने जो पास्ता और डोसा बनाया था वो कहाँ है, मुझे वही खाना है। फिर तो भूखी ही रह बेटा। ये बोलकर कल्पना वहाँ से चली जाती है। स्वाति मुंह बनाकर बिना कुछ खाए अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन स्वाति के लिए रमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कुछ दिन बाद में रमन अपनी माँ गंगा के साथ में स्वाति को देखने उनके घर आता है। रमन स्वाति को देखकर पहले ही नजर में पसंद कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन स्वाति रमन को कॉल करके उससे बोलती है, आप बहुत बोरिंग इंसान हैं। क्यों? अरे कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, ये नहीं कि अपनी होने वाली बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं। बस इतनी सी बात? अच्छा बताओ, कहाँ घूमने जाना है? पहले तो तुम अपना शहर ही घुमा दो। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन रमन टाइम पर तैयार होकर स्वाति को कॉल करता है। रमन का कॉल देखकर स्वाति मुंह बनाते हुए रमन से बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना। पर क्यों? कल ही तो बोल रही थी कि तुम्हारे साथ घूमने जाना है और आज मना कर रही हो। ओ, तो और क्या करूं? अपना शहर तो घूम ही रखा है ना। अरे लेकर ही जाना है तो आउट ऑफ सिटी ले चलो। स्वाति, आउट ऑफ सिटी का क्या है, वो तो हम शादी के बाद चले जाएंगे। मुझे शादी से पहले शहर से बाहर जाना है तो मतलब जाना है, और अगर आप मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं समझ लूंगी कि आप मुझे प्यार नहीं करते। ये बोलकर स्वाति फोन को रख देती है। रमन उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाति नहीं मानती और रमन मयंक को कॉल करके सारी बात बताता है, जिस पर मयंक उसे बोलता है, अरे लेकिन शादी से पहले आप दोनों बाहर ऐसे? अरे माँ नहीं मानेगी। भैया, आप बात करेंगे तो माँ जरूर मान जाएंगी। चलो मैं बात करके देखता हूँ। मयंक इस बारे में अपनी माँ से बात करता है, पर कल्पना नहीं मानती और उनका प्लान खराब हो जाता है। जिसके बाद रमन स्वाति से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे माफी मांगता है, पर स्वाति उससे नाराज होकर अकेले वहां से घर के लिए निकल जाती है और मेट्रो में
उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त रणवीर से होती है, जिसे देखकर स्वाति उससे बोलती है। यार तू रणवीर है? सच में? अरे तू कितना बदल गया, इन कुछ सालों में तो तू बड़ा स्मार्ट हो गया। अरे बदल तो तू भी बहुत गई है। वैसे तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस घर जा रही थी, पर अब नहीं जा रही। क्यों? तुम जो मिल गए हो, चलो मॉल चलते हैं, इसी बहाने मैं शॉपिंग कर लूंगी। काफी टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं की। अरे गलत था मैं, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अब भी मनचली लड़की हो जो अपने मन की करती है। खैर, अब तुमने ठान ही लिया है तो चलते हैं। स्वाति रणवीर के साथ में शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। रमन स्वाति को काफी कॉल करता है, पर स्वाति उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं देती। अब स्वाति रमन से दूर होने लगती है और रणवीर के करीब। कुछ ही दिनों में स्वाति की सगाई के दिन पास आते हैं और अपनी सगाई से एक दिन पहले स्वाति अपनी फैमिली को रणवीर से मिलाकर सबसे बोलती है। माँ, भैया, भाभी, मुझे ये सगाई नहीं करनी। मैं रणवीर से प्यार करती हूँ और कल मैं उसी से सगाई करूँगी। स्वाति, ये तुम क्या बोल रही हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम्हें रमन पसंद नहीं था तो तुम पहले बता देती। भाभी, मुझे रमन पहले पसंद था, लेकिन अब पसंद नहीं है। और वैसे भी शादी मेरी है तो लड़का भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। और रमन मेरी कोई भी जिद पूरी नहीं करता, लेकिन रणवीर मुझे बहुत खुश रखेगा, इसीलिए शादी तो मैं उससे ही करूँगी। बहुत कर ली तूने अब अपनी मनमानी। शादी तो तेरी होगी, वो भी रमन से ही। मैं मर जाऊंगी लेकिन रमन से शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर स्वाति रमन को फोन करके शादी के लिए मना कर देती है और रणवीर के साथ गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। ये खबर सुनकर रमन टेंशन में आ जाता है और कुछ समय बाद में अपने घर से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन स्वाति घर ना आकर रणवीर के साथ घूम रही थी। तभी कुछ गुंडे स्वाति को पकड़ लेते हैं और उन गुंडों को देखकर रणवीर स्वाति को वहीं अकेला छोड़कर भाग जाता है। और तभी सही समय पर रमन वहां आता है और स्वाति को गुंडों के बीच देखकर उसकी जान बचाकर उसे घर ले आता है। ये सब जानकर मयंक स्वाति से बोलता है। अरे तू उस इंसान के लिए रमन को छोड़ रही थी जो तुझे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। रमन, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ही बिना सोचे समझे बेवजह कुछ भी कर देती हूँ। मेरे चलते न जाने कितने लोगों को हर्ट हुआ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी दोबारा। स्वाति अपनी गलती की सबसे माफी मांगती है और अगले दिन दोनों की सगाई हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मन की करना बंद कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रीशा एक बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की थी। सब उसकी खूबसूरती की चर्चा करते ही रहते थे, खास तौर पर उसकी नाक की, जो कि एकदम कटीली और तीखी थी। लगता था मानो जैसे कोई तेज धार वाली कटार टांग दी हो। साथ ही उसमें एक और खासियत थी कि वो अपनी नाक से दूर दूर तक की खुशबू को सूंघ लेती थी। एक दिन ऐसे ही उसके कॉलेज का एक लड़का कुणाल उसके पास आकर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी। यस। हाय, आई एम कुणाल। हेलो, कहिए, कुछ काम था क्या आपको? जी, असल में मैं आपको कई दिनों से देख रहा था और बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कैसे बात करूं ये समझ नहीं आ रहा था। पर आज मैं पूरी हिम्मत जुटाकर आया हूं आपके पास। अच्छा, वैसे क्यों देख रहे थे आप मुझे? और कोई नहीं दिखाई दी क्या पूरे कॉलेज में मेरे अलावा? लड़कियां तो बहुत हैं, पर तुम्हारे जैसी कोई नहीं। अच्छा जी, सिर्फ फ्लर्टिंग ही करते हो या कुछ और भी आता है? मैं फ्लर्ट करता हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुणाल उसकी छोटी सी छोटी चीज का पूरा ख्याल रखने लगता है और वहीं वो भी उसकी बातों को सुनकर उस पर अमल करने लगती थी। जो चीजें उन्हें खुद करनी पसंद नहीं थी, अब वो लोग एक दूसरे की पसंद की करने लगे थे। एक दिन ऐसे ही कुणाल प्रीशा को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है और फिर उससे कहता है, लुक, कितनी अच्छी जगह है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
हाँ, खूबसूरत तो बहुत है। और तुम ना ये बार बार मेरी तारीफ करना बंद करो। क्यों, तुम्हें मेरी की हुई तारीफ अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे तुमसे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता? एक तुम ही तो हो मैं जिसे तारीफें सुनना चाहती हूँ। इतना बड़ा झूठ मुझसे मत बोलो। अच्छा तो एक बात बताओ। तभी प्रिशा को कहीं से जलेबी बनने की खुशबू आती है और वो कुणाल की बात बीच में काट कर उससे जलेबी खाने की जिद करती है। तो कुणाल उसे बड़े ही प्यार से अपने हाथों से गर्मा गर्म जलेबी लाकर खुद खिलाता है। इतने में प्रिशा को याद आता है कि कुणाल उससे कुछ पूछ रहा था। तभी वो बोल पड़ती है, हाँ पूछो, क्या पूछना था तुम्हें? अच्छा ठीक है, तो बताओ, जो जो चीजें मैं तुमसे करता हूँ क्या तुम भी मुझसे वही चीजें करती हो? हाँ हाँ, मैं भी करती हूँ ये सब कुछ तो तुमसे। इसमें प्यार भी शामिल है प्रिशा। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? पता ही नहीं चला कि कब हो गया, पर हाँ मैं करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। इसके कुछ ही दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ससुराल में सब प्रिशा को देखकर बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत अच्छी है अपनी प्रिशा। लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति में कोई कमी नहीं आती, इसीलिए तो जब भी कोई उससे बात करता, उसकी बातों और उसकी सुंदरता में खो जाता। एक दिन ऐसे ही उसकी सास की सहेली और उनकी बहू उसके घर उनसे मिलने आती है और वो प्रिशा को देखकर कहती है, रवा गुड्डी, तू तो बड़ी सुथरी बहू ढूंढ कर लाई है। बिल्कुल सही कहा तूने। संस्कारी तो बहुत है ये, और सुंदरता की तो बात रहने ही दो। हाँ, इसके नैन नक्श तो देखो कितने कमाल के हैं, और इसकी नाक, हे भगवान, एकदम तीखी तलवार है, तलवार। इतने में प्रिशा को कहीं से चमेली के तेल की खुशबू आती है, तो वो तुरंत अपनी नाक बंद करके बुरा सा मुंह बना लेती है। छी, कितनी गंदी बदबू है। इतनी गंदी बदबू कोई कैसे सहन कर लेगा? मुझसे तो नहीं होता, और लगता है कि ये कहीं हमारे घर के आसपास से ही आ रही है। चमेली का तेल लगाकर पता नहीं कौन घूम रहा है। नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत फायदेमंद होता है। हाँ आंटी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आपने ही लगाया हो। हाँ तो क्या हुआ बहू, अच्छा होता है ये। इतने में प्रिशा बेहोश हो जाती है। तभी उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है और थोड़ी देर बाद प्रिशा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ऐसे ही जो कोई भी घर में आता, प्रिशा की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। लेकिन प्रिशा अपनी नाक के चलते उनकी बेइज्जती किए बिना भी नहीं रह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद कुणाल के कुछ दोस्त प्रिशा से मिलने आते हैं। अब हमें मिलवाएगा नहीं क्या भाभी से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा। फिर कुणाल प्रिशा को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। जैसे ही प्रिशा वहाँ आती है तो उसे किसी के मोजों की बहुत ही गंदी बदबू आती है। इतने में कुणाल बोलता है, प्रिशा, वैसे तो तुम इन सबको जानती ही हो, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, तुम्हें याद है ना? जी हाँ, अच्छे से याद है। अच्छा, क्या बताया था इसने हमारे बारे में? बताया तो बहुत कुछ था, वैसे अब क्या क्या बताऊं आपको? इतनी बुराई की है हमारी जो आप बता भी नहीं सकती। प्रिशा खुद को बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता, तो वो बुरा सा मुंह बनाकर बोल ही पड़ती है। मुझे ये बताते हैं कि आपने कैसे इनकी मदद की और कैसे आप में से कोई इनको अपने पैरों की गंदी बदबू से परेशान करता रहता है। अच्छा, ऐसी तारीफ करी जाती है हमारी? क्या भाभी, ऐसा कहा इसने हमारे बारे में? अरे नहीं नहीं यार, मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? अरे तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? अरे सच ही तो है, आपने ही तो बताया था मुझे सब कुछ। प्रिशा की ऐसी बातें सुनकर कुणाल के दोस्त बहुत नाराज होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
उनके जाते ही प्रिशा चैन की सांस लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ चले गए, अब जाके सांस में सांस आई। आपको पता भी है कितनी गंदी बदबू आ रही थी। अच्छा तो तुम्हें बदबू की पड़ी है और यहाँ मेरी दोस्ती खराब हो गई, इसका क्या? पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। अरे करम जली, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था। जो ऐसी बहू मिली है मुझे, जब देखो कुलच्छनी मेहमानों के आगे अपनी जुबान चलाती ही रहती है कैंची की तरह। माँ जी, कुणाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने बोल ही दिया। पता नहीं मेरी नाक का ये कैसा जादू है, दूर तक की सारी खुशबू सूंघ लेता है और बदबू भी। मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। प्रिशा को ऐसे शर्मिंदा होते देख दोनों माँ बेटे उसे माफ कर देते हैं और कुछ दिनों बाद कुणाल प्रिशा को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके लंबे इलाज के बाद उसकी नाक का जादू चल जाता है और वो नॉर्मल लोगों की तरह अपनी नाक का इस्तेमाल करती है। साथ ही उन सभी से माफी मांगती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मन्नत कौर एक बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसमें बस एक ही कमी थी कि उसकी नाक बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जिसके चलते सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। वो अपनी माँ शहनाज कौर और पिता हिम्मत सिंह के साथ पंजाब के गुरदासपुर में रहा करती थी। मन्नत को गाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो जब भी अकेली होती तो कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। कुछ समय बाद मन्नत की शादी शहबाज नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है तो शहबाज उसे ऐसे देखकर मन्नत के लिए एक गाना गाता है ताकि उसका मूड थोड़ा सा बदल सके। और वो गाना सुनकर मन्नत शहबाज से कहती है, थैंक यू जी, मेरा मन ठीक करने के लिए। वैसे जी आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ओ छड्डो जी, ये थैंक यू कोई लोड़ नहीं है जी। वैसे एक गल सुनी मेरी? दसो जी, की गल है? वो मैं कह रहा सी जी कि ताडे ते हर चीज चंगी लगदी है। जी तुसी कहना की चाहते हो, साफ साफ दसो ना मैनू। अच्छा जी, तो सुनिए, जब तुसी मुस्कुरांदे हो ते बहुत ही सोहने लगदे हो, पर जब तुसी रोंदे हो ना ते मैनू बड़ा हर्ट फील हुंदा है। ओ अच्छा, ता ए गल है। हाँ जी, आही गल है। खैर ए सब छड्डो, मैनू दसो मैं तुहाडे वास्ते कुछ लेके आवा खाने लिए। जहाँ एक तरफ मन्नत शहबाज के लिए खाना लेने जाती है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि आखिर वो अपने शहर से बाहर जाने की बात मन्नत को किस तरह बताए, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसके घर वाले उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे और उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओ किसी ऐसियां निगाहां मैनू तक्किया, ओए चौंदे होए भी ना दिल रुक सकिया, गया पैरे इश्के दे विच रखिया, ना गल मेरे वस दी रही। ओहो जी, आज तुहानू की हो गया? आज ता बड़ी रोमांटिक मूड विच लग रहे हो। ओ क्या है ना जी, मैं आज तोड़े नाल हां, की पता कल ना होवा। जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे तो कोई गलती हो गई की? ना जी, मैं तो अपने सुपने विच भी ऐसा ख्याल नहीं ला सकदा। ता फिर गल की है, दसो ना। वो गल इदा है जी, मैंने कुछ दिनों वास्ते शहर तो दूर जाना पड़ रहा है। वैसे इस गल ते मैं थोड़ा परेशान हैगा कि मेरे बिना तोड़ा गुजारा किवें होगा। ओ जी बस इन्नी जी गल, मैनू किसी चीज दी कोई दिक्कत नहीं है, तुसी आराम नाल टेंशन फ्री होके अपने टिप ते जाओ। ओ जी तानू नहीं पता आ कह के तुसी मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैगी। कुछ दिनों बाद शहबाज शहर से बाहर चला जाता है। इधर मन्नत अब अपनी सास मनप्रीत कौर के साथ रहती है। मन्नत की सास उसको शुरू से ही पसंद नहीं करती थी जब वो शादी करके इस घर में आई थी। एक दिन
मन्नत के घर मनप्रीत की कुछ दोस्त आती हैं। तभी मनप्रीत की दोस्त सिमरन बोलती है, हाय मनप्रीत, तू किन्नी चंगी वोटी लब के लियाई है शहबाज पुत्र दी। अजी छड्डो, इस तो चंगी ता मेरी पड़ोसन दी नूं है। ओ ना मनप्रीत, अजकल ता मासूमियत सब तो सोहनी हुंदी है, खूबसूरती दा की लेना जद सीरत ही खराब होए बंदे दी। अजी बस इन्नी तारीफा ना करो दी, अगर उसने सुन लिता ना तो अपनी चलाउण लग पाएगी। रुको, मैं तुहाडे वास्ते कुछ मंगाउनी आ। ओ 3 फीट दी नाक वाली, इत्थे मेरे कोल ते आ। हाँ जी बेबे, की गल है? कल दी बच्ची तैनों दिख नहीं रहा, या तेरी नाक दे नीचे तेरी आंखें दब गई हैं? घर च मेहमान आए नहीं, कुछ खान पीन नूं लाएगी इन्हां दे लई कि नहीं? जी मैं बस हुने लेके आई। ओ बस भी कर मनप्रीत, हुण किन्ना सुनाएंगी अपनी नूं नूं। ओ तुसी तार रहन दियो, मेरी नूं है, मैं जो चाहे करूं। वैसे ओदी राक्षस वर्गी नाक देख के ना मेरा कलेजा ही जलदा रहंदा है। आ लो आंटी जी, नाश्ता कर लो। थैंक यू बेटा जी। ओ कोई गल ही नहीं आंटी जी, मैनू कुछ काम है, मैं पूरा करके आनी आ। मन्नत वहाँ से चुपचाप चली जाती है और फिर मनप्रीत सिमरन को मन्नत की और भी ज्यादा बुराई करने लगती है, पर सिमरन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद मन्नत गाना गाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सिमरन इस आवाज के बारे में मनप्रीत से पूछती है, तो फिर मनप्रीत मन्नत को कोसती है, लेकिन सिमरन को उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो मन्नत को बुलाकर उससे कहती है, वैसे बेटा जी तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मेरे लिए ये गाना गाओगे? हाय तुसी सच कह रहे हो आंटी जी, मैनू हथ ला के तो दसो एक बार। हाँ पुत्र, एकदम सच कह रही हूँ मैं तेनू। ए तू की कर रही है सिमरन? गाना शाना इस दिवस की बात नहीं हैगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तू ता हमेशा उसते नक दी वजह नाल उसनू ताने दिंदी रहनी है। एक बारी तू ओदी आवाज ता सुन के देख, किन्नी सोहनी है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और मन्नत सिमरन के लिए पहले खुद एक गाना लिखती है और फिर उसे गाती भी है। मन्नत का ये गाना पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और बहुत सारे गुरदासपुर के लोग भी उसकी आवाज को पहचानने लगते हैं और इससे उसका सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। लेकिन उसकी सास अब भी उसे ताने देना बंद नहीं करती थी, मगर मन्नत कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। इतना सब होने के बाद जब उसका पति शहबाज घर लौटता है तो उसे अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही एक दिन, ओ जी जल्दी इत्थे आओ। हाय की हो गया, तुसी ऐदा क्यों बोल रहे हो? ओ होना की है, बस तोड़े नाल प्यार करने दा जी कर रहा सी ते मैं बुला लेता। आए हाय, तुहानू इस टाइम प्यार सुझ रहा है, जे कोई आ गया फिर? हाय ओए कोई नहीं होना, वैसे भी मैं अपनी वोटी नाल प्यार कर रहा, किसे होर दे नाल थोड़ी। तभी अचानक मनप्रीत मन्नत को आवाज लगाती है और साथ ही उसे बुरा भला कहना भी शुरू कर देती है। तो मन्नत शहबाज को छोड़कर अपनी सास के पास चली जाती है। ये सब शहबाज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहता है, बिजी आ की है, आप मन्नत नू सारा टाइम कुछ ना कुछ कहने ही रहने हो, मैं इन्ने दिना तो वेख रहा हूँ। हाँ हुण तां तू अपनी बीजी नू भुल गया है और अपनी बीवी दे पल्लू ते लिपट गया है, हुण तू मैनू क्यों वेखेगा? बीजी आप किवें जियां गल्लां कर रहे हो? नहीं पुत्र जी, जब तो ऐ कुड़ी मेरे घर च नू बन के आई है ना, इसने मेरा मुंडा छीन लिता है। मैं इसनू कदे भी माफ नहीं करना। बीजी आप ये गल बोल रहे हो, कुछ होश भी है तानू? और तुसी एक गल दसो, इसने केड़ी कमी छड्डी है ताडी सेवा करन च? सारा दिन घर दा काम करदी रहनी आ, आप दा पूरा ख्याल भी रख दिया, फिर भी आपनो इस तो दिक्कत है क्यों? इतना सब सुनने के बाद मनप्रीत को अपने बेटे की सारी बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं और वो मन्नत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है
यहाँ तक कि उसका घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी सिंगिंग को भी समय दे पाए और आगे बड़े मुकाम तक पहुँच जाए। कुछ समय यूं ही बीत जाता है और मन्नत एक बहुत बड़ी सिंगर बनके अपना और अपने पति का सपना पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।